Hello students, now today we start the special type of capacitors called as cylindrical capacitor and spherical capacitor. तो हम फर्स्ट वन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करेंगे और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करने के बाद कितना कैपेसिटेंस ऑफर होता है इस कैपेसिटर के थ्रू उसको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्शन बेसिस में कि कंस्ट्रक्शन बेसिस में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, कैसे होता है। तो बेटा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में जब हम थ्योरेटिकली एनालाइज करते हैं तो कैसा होता है बेटा, वी हैव टू कोएक्सियल सिलेंड्रिकल surfaces in which first one having the radius, smaller radius r1 and the another one having r2. Now in the inner cylindrical surface we provide positive charge and in the outer cylindrical surface we provide negative charge at the inner face. Now we have two opposite polarity of charges at very short separation between them. So then this type of arrangement is introduced as a capacitor. अगर हमारे पास दो opposite polarity की charge surfaces एक दूसरे से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर होती हैं तो कहीं ना कहीं एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगती है, क्योंकि वो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करने लगती हैं। देखिए जरा यहाँ पर इधर इनर सरफेस में जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और आउटर सरफेस के इनर फेस में जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होने लगेगी पॉजिटिव से नेगेटिव। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होने लगी इनके बीच में। कंप्लीट सरफेस में ऐसा ही होगा चारों तरफ। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इंट्रोड्यूस होने लगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है तो वो एक डिवाइस कैपेसिटर कहलाता है। अब बेटा देखिएगा यहां पर जो इनर सरफेस से आउटर सरफेस की तरफ फील्ड चल रही है, ये फील्ड रेडियल फॉर्म में बाहर आ रही होगी। अगर ये एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ जो फील्ड बाहर आ रही है वो रेडियल फॉर्म में आएगी, तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक दूसरे के पैरेलल होती है तभी यूनिफॉर्म होती है, अगर रेडियल हो जाएगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। अब अगर यहां पर ये वेरिएबल हो जाएगी तो हम डायरेक्टली E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर अप्लाई करके वहां पे dV की वैल्यू V और dr की वैल्यू सेपरेशन पुट नहीं कर पाएंगे। यहां पर सबसे पहले हमें वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी एक सर्टेन डिस्टेंस पर, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिस्टेंस पैरामीटर आएगा उसको कंप्लीट रेंज फ्रॉम r1 टू r2 इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर हम कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो बेटा सबसे पहली चीज जो हमें पता है वो क्या होती है बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या था, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सो एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is E is equal to minus dV by dr. Now again हमें निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मींस यहां डायरेक्शन का हमें उतना यूज नहीं है, सो हम यहां पर मैग्नीट्यूड से भी डील कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट सिंपली E is equal to dV by dr कह सकते हैं आराम से। सो dV कितना हो जाएगा, सो dV is equal to हो जाएगा E into dr। मगर जरा ध्यान दीजिएगा dV क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। dr क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मींस अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में प्रोडक्ट में है और उनके साथ हमें स्केलर रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है, तो हमें मालूम है उन दोनों वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट हो रहा होगा, उन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हो रहा होगा। सो वी कैन से दैट dV कैन बी रिटन एज E डॉट dr। हम कह सकते हैं dV कितना हो जाएगा, E डॉट dr। अब अगर मैंने कहा dr डिस्प्लेसमेंट के लिए, dr स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है dV, तो अगर मैंने कहा r1 से r2 में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस dV को r1 से लेकर r2 तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यहां तक आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करा, R1 से लेकर R2 तक
E डॉट डी आर को इंटीग्रेट कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपने R1 से R2 तक E डॉट डी आर को इंटीग्रेट तो कर दिया, बट आपको यहाँ पर dr स्मॉल सेपरेशन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब dr सेपरेशन इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें एक सर्टेन रेंज कंसीडर करनी पड़ेगी। तो जरा ध्यान दीजिए, वापस चलते हैं डायग्राम में, और डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे, जरा समझिएगा। R1 से R2 तक पहुंचते वक्त रेडियल फील्ड मिल रही है, दैट मींस वेरिएबल फील्ड मिल रही है। तो अगर वेरिएबल फील्ड मिल रही है जो कि डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक सर्टेन डिस्टेंस कंसीडर करनी होगी और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। फिर उसके बाद हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr के लिए उसको पोटेंशियल कितना ऑफर हो रहा होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहां पर इसकी एक्सियल पोजीशन से r डिस्टेंस दूर तक, बहुत ध्यान से देखिएगा, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दैट इज व्हाई। तो हमने क्या किया, इसकी एक्सियल पोजीशन से r डिस्टेंस दूर एक छोटा सा सिलिंड्रिकल सरफेस इंट्रोड्यूस कर दिया, r रेडियस का छोटा सा सिलिंड्रिकल सरफेस इंट्रोड्यूस कर दिया। सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, दैट मींस ये कैसा सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। हम ये कर क्यों रहे हैं बेटा, ये करने इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें r डिस्टेंस पर इसकी फील्ड क्या है, डिस्टेंस पर डिपेंडेंट, ये निकालनी है, जो कि हम गॉस लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। गॉस लॉ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर। तो अगर मैंने कहा यहां पे हमने एक r रेडियस के सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को, ये क्या है बेटा, हमने ये ले रखा, हमने गॉसियन सरफेस। बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है डायग्राम समझने के लिए, बट आप अगर ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। r रेडियस का हमने एक इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस लिया। अब इस r रेडियस की इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस को यहाँ पे गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। अब r डिस्टेंस पर कितनी फील्ड आ रही होगी, इसके अंदर जो प्लस क्यू चार्ज ऑक्यूपाई हो रहा है उसकी वजह से ये हम निकाल सकते हैं। तो बेटा उसके लिए क्या करेंगे हम, फॉर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं बाय द गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस लॉ क्या हो जाएगा बेटा, वी कैन से दैट मैथमेटिकल मेथड से निकालेंगे। तो यहां छोटा सा सरफेस ले लेंगे, छोटा सा सरफेस ले लीजिए, उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ dA। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से कहां जा रही है बेटा, देखो इलेक्ट्रिक बाहर आ रही है, तो यहां से बेटा यहां से क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू क्या, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज। तो बेटा इस गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, इनर सिलिंड्रिकल सरफेस कंप्लीटली इनक्लोज हो रहा है, जिसकी लेंथ L है और चार्ज कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, Q। सो वी कैन से दैट 1/ε0 टाइम्स Q। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड जा रही है, एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, सो एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा, 0। सो वी कैन से दैट E dA cos 0 इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड dA बेटा कितना आ जाएगा, अब देखिए r डिस्टेंस पर पूरे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में हर एक सेम डिस्टेंस पर फील्ड क्या होगी, सेम होगी। सो अगर फील्ड सेम होगी r डिस्टेंस पर हर एक जगह पर, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दिया और dA को पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दिया। तो बेटा जरा देखिए, केवल सिलिंड्रिकल सरफेस जो कर्व सरफेस मिल रहा है, केवल उसी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट हो रहा है, अपर और लोअर सर्कुलर सरफेस से तो काउंट होगा नहीं। सो दैट इज व्हाई कर्व सरफेस कितना हो जाएगा, तो अगर मैंने कहा सर्कमफेरेंस हो जाएगा r के हिसाब से 2πr, तो ये 2πr कहां तक जा रहा है, टोटल लेंथ L तक जा रहा है। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया कर्व सरफेस का, दैट इज 2πrl इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। सो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/2πε0 Q बाई L बाई R। कहीं ना कहीं एक लाइन चार्जेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ रहा है। अगर देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली है 1/2πε0 Q बाई L एंड R, सो अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन सिलिंड्रिकल
कैपेसिटर। बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ा सा डायग्राम भी कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बेटा। तो यहां से कितना आ जाएगा, दैट इज V इज इक्वल टू फ्रॉम R1 टू R2 E डॉट डी आर के। बेटा तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमने निकाल ली है, इस तरफ कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हमने इस तरफ निकाल ली है R डिस्टेंस पर। अब बेटा इसके आगे हम कितना चल रहे हैं, बहुत छोटा सा चलेंगे, मैंने कहा इसके आगे बहुत थोड़ा सा जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं बेटा, हम जा रहे हैं केवल dr डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे, दैट इज dr डिस्प्लेसमेंट। तो dr डिस्प्लेसमेंट जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा होगा, dv आ रहा होगा। हमें निकालना टोटल पोटेंशियल v फ्रॉम r1 टू r2, तो इस dr को हम r1 से r2 के लिए इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो फिलहाल हम dr डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर रहे हैं, सो एंगल बिटवीन देम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ई डी आर cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब थोड़ा सा स्पेस कम आ रहा है, सो दैट इज हम क्या करेंगे, यहां पर हम इधर रब कर दे रहे हैं मिडिल कॉलम को। अब कितना हो जाएगा बेटा, यहां से V आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R1 टू R2 cos 0 is 1, that is EDR. Now we put the value of E in that expression, so it will come R1 to R2, E की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L बाई R dr। अब देखिए बेटा यहाँ पे 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L, तो कांस्टेंट इसको हमने बाहर कर दिया। सो बेटा ये 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L बाहर हो गया। Inside the integration sign it will come dr by r from r1 to r2। अब बेटा हमें मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होता है log x, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होता है log x, सो dr by r हो जाएगा log r बेस e। सो v आ गया यहां से 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by L, दिस वन इज log r बेस e फ्रॉम लिमिट r1 टू r2। सो r1 से r2 हमने यहां पर इसको इंटीग्रेट कर दिया है, रेंज पुट कर देंगे बेटा। सो इट विल कम 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L log R2 बेस E माइनस log R1 बेस E। नाउ ये log का फॉर्मूला हो जाएगा log M माइनस log N, दैट इज कैन आल्सो बी रिटन एज log M अपॉन N, दैट इज द log R2 बाई R1। सो V आ गया आप पे यहां से 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L log R2 बाई R1 बेस E। सो बेटा ये आ गया V। हमें निकालना कैपेसिटेंस। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ चुका है तो कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान है, दैट इज C इज इक्वल टू Q बाई V। तो हमें कुछ नहीं करना है, अब गिवन एक्सप्रेशन को Q से Q में डिवाइड कर देना है, गिवन एक्सप्रेशन को Q में डिवाइड कर देना है, हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कितना हो जाएगा, दैट इज C इज इक्वल टू Q बाई V। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ V 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L log R2 बाई R1 बेस E। नाउ Q से Q कैंसिल कर देंगे, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। अगर log ऊपर जाएगा बेटा तो उसके log के फंक्शन क्या हो जाएंगे, आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ log ऊपर जाएगा तो पावर इनवर्स हो जाएगी, और पावर इनवर्स आती है तो फंक्शन रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो ये जगह log R1 बाई R2 बेस E, बेस E में है। अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें मालूम है 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं that C is equal to 2.303 inside the bracket 2 pi epsilon naught, साथ में L था बेटा, ये L छूट गया था, 2 pi epsilon naught L log R1 by R2
बेस 10। तो बेटा ये हमने निकाला कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इस तरीके से हमने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना ऑफर होता है फॉर द गिवन रेडियस ऑफ द टू सिलेंडर्स निकाल लिया। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, जब हमने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ लिया है तो इन द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम इसको क्या कर देंगे, अब रब कर देंगे। अब लोग बात करने वाले हैं बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर की। स्फेरिकल कैपेसिटर भी बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो रेडियल निकलेगी, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल निकलती है तो हमें उसको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते वक्त इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर स्फेरिकल कैपेसिटर की। क्या होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर को बनाने के लिए हम क्या लेंगे, टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस लेंगे। एक ये इनर सरफेस ले ली और एक इसके जस्ट बाहर अनदर सरफेस ले ली। दोनों ही कैसे हैं, कोसेंट्रिक हैं। अगर हमने क्या किया, इनर सरफेस को पॉजिटिव चार्ज दे दिया है तो एज यूजुअल बाय डिफॉल्ट जो आउटर सरफेस होगी उसका इनर फेस नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर इनर सरफेस नेगेटिव हो गया बेटा, मैंने कहा रेडियस जो थी मैंने इनर रेडियस ले रखी थी, मैंने कहा R1 और आउटर रेडियस ले रखी बेटा हमने R2, मतलब बड़े शेल की रेडियस R2 है और इनर शेल की रेडियस R1 है। अगेन बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है यहां पर वो रेडियल आने वाली है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रही है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आ रही है तो ये श्योर है कि ये नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगी तो हम कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इन बिटवीन द टू सरफेसेस, उसके लिए अगेन फिर से वही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा हम लोग। as we know that the relation between electric field and electric potential क्या रिलेशन होता है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चलने पर लगातार डिक्रीज होता है। फिर से हमें कैपेसिटर निकालना है, दैट मींस वी हैव टू डील विद द मैग्नीट्यूड ओनली, सो वी कैन से दैट dv इज इक्वल टू EVR। एंड अगेन क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हैं तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैंने कहा dr डिस्प्लेसमेंट के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो dv आ जाएगा। अगर हम r1 से r2 के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कितना होगा, तो वो बेटा हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा E डॉट dr, कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। अगेन बेटा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है तो हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पर्टिकुलर पोजीशन में निकालना होगा और फिर उसको कंप्लीट रेंज के लिए इंटीग्रेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर अगेन एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करेंगे। मैंने फिर से अगेन एक R रेडियस का स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक R रेडियस का हमने ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया है बेटा। तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलेगी, कैसे निकलेगी, तो बेटा हमने देखा ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इनर वाले शेल को कंप्लीटली इनक्लोज कर रहा है। तो मैंने कहा अगर इसके पास चार्ज कितना है +q, बाहर वाले के पास चार्ज कितना है -q। मैंने कहा अंदर कितना है, अंदर चार्ज है +q
और बाहर वाले सरफेस की इनर फेस में क्या है चार्ज माइनस क्यू। तो ये प्लस क्यू क्या है, इस गॉसियन सरफेस से पूरी तरह से इनक्लोज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा हम कह सकते हैं बाय गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा बेटा, तो अगेन दिस इज क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज। तो क्यू चार्ज इनक्लोज हो रहा है, डीए सरफेस आप जहां पर भी आपने ये कंसीडर किया है वहां पे छोटा सा डीए सरफेस लेट कर लीजिए, एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड जा रही है, दैट मींस दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ से क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, दिस वन इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ q हो गया। अब बेटा ई आर डिस्टेंस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, सेम डिस्टेंस पर तो सेम होगी, तो बेटा ये यूनिफॉर्म है तो बाहर कर दिया, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीए हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया 1/ε0 टाइम्स q। डीए को अगर इंटीग्रेट करेंगे पूरे सरफेस के लिए तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो जाएगा, सो इट विल बिकम e into 4 pi स्मॉल r ले रखा था r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ q। सो यहां से e कितना आ जाएगा, e आ जाएगा r डिस्टेंस पर 1/4 pi ε0 q by r स्क्वायर। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर हमें मिल गई है तो उसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, मैं उससे पहले इसको हम बात करेंगे कि अगर हम r डिस्टेंस के आगे छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चल रहे हैं कितना dr इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा होगा, मैंने कहा इन दो सरफेसेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा कितना, दिस वन इज dv। मैंने कितना आ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है dr डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना dv। तो ब्रदर देखिएगा यहां पे क्या होने वाला है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस in spherical capacitor कितना हो जाएगा, दैट इज v r1 to r2 e dot dr। बेटा dr डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, एंगल बिटवीन देम 0, e dr cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, हो जाएगा e dr r1 to r2। अब e की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/4 pi ε0 q by r स्क्वायर, इसी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे और इसको फर्दर इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक काम करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए हम यहां पे फिर से मिडिल कॉलम को रब कर दे रहे हैं। चलिए समझिएगा कितना आ रहा है यहां से, दैट v is equal to r1 to r2, e की वैल्यू पुट कर दी 1/4 pi ε0 q by r स्क्वायर dr। अब बेटा 1/4 pi ε0 q, ये तो कांस्टेंट था बाहर कर दिया, 1/4 pi ε0 q ये हमने बाहर कर लिया, यहां इंटीग्रेशन में आ गया r1 to r2, ये 1/r स्क्वायर ऊपर जाएगा तो r की पावर -2 dr हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे बेटा इसको, तो ये हो जाएगा 1/4 pi ε0 into q, ये आ जाएगा बेटा माइनस का 1/r, लिमिट फ्रॉम r1 to r2। तो यहां से पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 pi ε0 q, अपर लिमिट रखेंगे तो -1/r2, लोअर लिमिट रखेंगे तो -1/r1 दैट इज प्लस, सो हो जाएगा 1/r1 -1/r2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V निकाल लिया बेटा हम लोगों ने, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर कितना हो जाएगा, दैट इज C इज इक्वल टू Q बाई V। C होता है Q बाई V, V की वैल्यू निकाल ली है, हम जस्ट पुट करेंगे यहां पर, देन इट विल कम C इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1/4 pi ε0 Q 1/r1 minus 1/r2। बेटा Q से Q गेन कैंसिल हो जाएगा, 4 pi ε0 ऊपर चला जाएगा,
डिनोमिनेटर में आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो ये r1 r2 हो जाएगा, या r2 माइनस r1 हो जाएगा, तो r1 r2 ऊपर भेज दे रहे हैं। सो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1। ये आपने निकाल लिया कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। आई होप आपको दोनों ही कैपेसिटर, जो स्पेशल टाइप कैपेसिटर थे, सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल, दोनों ही केसेस के लिए रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर मिल गया होगा। तो बेटा ये तो हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकल बेसिस में कैपेसिटेंस कितना ऑफर होता है, किस तरह से ऑफर होता है, निकाल लिया। प्रैक्टिकल बेसिस में इनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग होता है, उसके बारे में हम लोग किसी अनदर लेक्चर में, किसी अनदर वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।